नमस्कार साथियों, आज हम इस टेस्ट श्रृंखला में उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यूटेट प्रथम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो 30 प्रश्न बाल मनोविज्ञान से पूछे जाते हैं उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा बातचीत न करते हुए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन में आपके सामने है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बात कर रहा है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को की शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प क्या है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए 4 विकल्प यहाँ पे दिए हुए हैं। क्या इन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान की जाए? बी ऑप्शन है विशेष स्कूलों में विशेष तरीके से पढ़ाया जाए, किसी विशेष अलग तरीके का एक स्कूल बना के वहाँ इनको प्रवेश दिया जाए और वहाँ पढ़ाया जाए, या फिर केवल विशेष स्कूलों में पढ़ाया जाए, या फिर अगला ऑप्शन है केवल विशेष शिक्षकों द्वारा विशेष स्कूलों में पढ़ाया जाए। अब इन प्रश्नों को हल करने की एक सटीक रणनीति ये है कि इसमें जो है हमें एक तो भेदभाव नहीं करना होता है। जो पॉजिटिव आंसर होता है उस पर हमें जो हमारा आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा और उसे चुनना होगा। तो इसमें पॉजिटिव हमें जो आंसर लग रहा है कि विशेष बच्चों को कैटेगराइज नहीं करना है, बांटना नहीं है, लेबलिंग नहीं करना है, ठप्पा नहीं लगाना है सबसे पहले तो इन विशेष बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विद्यालय आधारित सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE छात्रों के लिए किस हेतु उपयोगी है? CCE छात्रों के लिए किस हेतु उपयोगी है? 4 ऑप्शन है। नंबर 1 तनाव को कम करने में, दूसरा है मूल्यांकन को नियमित बनाने में, तीसरा है अपने काम का मूल्यांकन खुद करने में, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा CCE पहला सतत, पहले C का अर्थ सतत, दूसरे C का अर्थ व्यापक और तीसरे का अर्थ है मूल्यांकन, E का अर्थ इवोल्यूशन। CCE की शुरुआत 2009 से शुरू की गई है और विद्यार्थियों को परीक्षा का तनाव कम करने के लिए, खुद को आंकने के लिए, खुद का मूल्यांकन करने के लिए CCE की शुरुआत की गई थी 2009 से। तो इसमें सारे विकल्प सही हो जाएंगे। तनाव को कम करने में, मूल्यांकन को नियमित बनाने में, अपने काम का मूल्यांकन खुद करने में। इसलिए हमारा जो आंसर होगा उपरोक्त सभी ठीक हो जाएंगे। इसमें एक तो बच्चे का कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन इसको कहते हैं। बच्चे का सतत मूल्यांकन होते रहता है। हम देखते हैं कि बच्चे का यूनिट टेस्ट होता है, लगातार हर 2 महीने में मासिक टेस्ट हो रहे हैं, यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, फिर अगले यूनिट का टेस्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें सतत के अंतर्गत आती हैं। व्यापक में वो सारी चीज़ें आती हैं जैसे पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटी हो रही है उसको बोलते हैं व्यापक। ठीक है, व्यापक में ये सारी चीज़ें आती हैं और इन सतत और व्यापक मूल्यांकन के आधार पर जो मूल्यांकन किया जाता है उसको कहते हैं मूल्यांकन। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है चाइल्ड साइकोलॉजी किसका अध्ययन करता है? चाइल्ड साइकोलॉजी किसका अध्ययन करता है? ऑप्शन है बालक के जन्म से बचपन तक का अध्ययन करती है, दूसरा है प्रसवपूर्ण अवस्था प्री नेटल एज से किशोर अवस्था यानी एडोलसेंस तक अध्ययन करती है, तीसरा है जन्म से परिपक्व अवस्था तक मैच्योर एज तक, फिर चौथा ऑप्शन है जन्म से युवा अवस्था तक। तो जो चाइल्ड साइकोलॉजी है ये प्रसव पूर्व अवस्था से किशोर अवस्था तक जो है अध्ययन करती है। प्रसव पूर्व अवस्था से किशोर अवस्था तक के स्थिति का अध्ययन करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बाल विकास को किस किस कारक से प्रभावित माना जाता है? यानी कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होंगे? 4 ऑप्शन है समाज, अगला फिर है ऑप्शन परिवार, विद्यालय या उपरोक्त सभी। तो बच्चे के विकास को ये तीनों चीज़ें प्रभावित करती हैं। कहीं ना कहीं समाज भी बच्चे को विकास को प्रभावित करता है। बच्चा जिस समाज में रहता है उसी समाज की धुरी और उसी समाज के तत्वों को ग्रहण करता है। जैसी सोसाइटी होगी बच्चा उन चीज़ों को ग्रहण करेगा। पारिवारिक स्थिति, परिवार में जैसा माहौल होगा वो भी बच्चे को प्रभावित करता है। विद्यालय, क्योंकि बच्चा विद्यालय में जो समय बिताता है तो विद्यालय का एनवायरनमेंट भी बच्चे को प्रभावित करता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाता है डी। और इसकी व्याख्या क्या है कि बाल विकास में समाज, परिवार, स्कूल, संस्कृति, आर्थिक स्थिति आदि सभी चीज़ों का योगदान होता है बच्चे के विकास को प्रभावित करने में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सभी वो क्वेश्चन हैं जो विगत वर्ष यूटेट प्रथम में पूछे गए हैं।
अगला क्वेश्चन है समावेशी कक्षा, समावेशी शिक्षा से दे दिया गया है, यानी सबके लिए शिक्षा। समावेशी कक्षा इंक्लूसिव क्लासरूम में सामान्य बच्चों के लिए कौन सा सकारात्मक पहलू होता है? जो समावेशी कक्षाएं होती हैं उसमें सामान्य बच्चों के लिए कौन सा पहलू जो है सकारात्मक होगा, ये आपको बताना है। पहला, मानसिक विकास तेज होता है। दूसरा, सामाजिक कौशल का विकास आसान होता है। चौथा ऑप्शन है मोटर स्किल, मोटर कौशल सहजता के साथ विकसित होते हैं। और अगला ऑप्शन है नैतिक विकास तेजी से होता है। तो समावेशी शिक्षा का मतलब है सबके लिए शिक्षा, वहाँ पर सारे बच्चे इंटीग्रेटेड एक साथ पढ़ते हैं। तो समावेशी शिक्षा का मतलब है कि इसमें बच्चे के सामाजिक कौशल का जो है विकास आसानी से होता है, क्योंकि बच्चे अलग अलग तरीके के होते हैं और अलग अलग अनुभव, अलग अलग जो है उनके अंतर्गत प्रतिभाएं होती हैं, इन सब चीज़ों को आपस में शेयर करते हैं और सामाजिक इस तरीके से बच्चे का जो है सामाजिक कौशल का विकास होता है। बढ़ते हैं आज की अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है को करिकुलर एक्टिविटी, हम जो स्कूलों में करवाते हैं को करिकुलर एक्टिविटी किसके लिए अधिक संबंधित होती है? सह पाठ्यक्रम गतिविधियां किसके लिए अधिक संबंधित होती हैं? को करिकुलर एक्टिविटी आपने देखा होगा, पढ़ाई के साथ साथ जो स्कूल में जो एक्टिविटी करवाई जाती है, जो ओरल गतिविधियाँ, पोएम्स, राइम्स, उसके साथ साथ क्राफ्ट, डिजाइन, अलग अलग तरीके के बच्चे सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो क्यों करवाई जाती हैं ये? नंबर 1 मानसिक विकास के लिए, दूसरा विद्यार्थियों का सर्वांगीण इससे विकास होता है, तीसरा है कि शैक्षिक संस्थानों का विकास होता है, यानी जो स्कूल है उसका विकास होता है, फिर अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक विकास होता है। तो को करिकुलर एक्टिविटी करवाने का मकसद ये होता है कि बच्चे केवल पढ़ाई से ही नहीं अन्य गतिविधियों में भी आगे रहें, तो इसलिए बच्चे का इसमें क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है, बच्चे का इसमें सर्वांगीण विकास होता है। ठीक, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्नावली विधि को निम्न में से कहा जा सकता है? प्रश्नावली विधि को क्या कहा जा सकता है निम्न में से? 4 ऑप्शन है, आपको छांटने हैं। प्रश्नावली विधि सबसे सस्ती होती है, अगला ऑप्शन है कठिन है, फिर है वैज्ञानिक या फिर रचनात्मक। प्रश्नावली विधि क्वेश्चनायर मेथड, जिसमें एक क्वेश्चनायर एक प्रश्नावली तैयार की जाती है और जिसमें आपको प्रश्न टिक हाँ या ना में करने होते हैं। तो यह विधि सबसे सस्ती विधि मानी जाती है और सबसे सरल विधि मानी जाती है किसी भी साक्षात्कार के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों में अंतर प्रेरणा यानी आंतरिक मोटिवेशन की बात कर रहा है। बुद्धिमत्ता, परिपक्वता और पर्यावरणीय उत्तेजना में भिन्नता से बेहतर समझा जा सकता है, यह कथन किसका है? तो कई बार कथन भी पूछ लेता है। तो यह कथन है मार्स और विंगो का, या फिर गैरिसन और अन्य का, या फिर क्रो एंड क्रो का, या फिर स्किनर का। तो यह कथन हो जाता है गैरिसन और अन्य। तो गैरिसन और अन्य ये कहते हैं कि बच्चों में जो अंतर प्रेरणा और बुद्धिमत्ता, परिपक्वता और पर्यावरणीय उत्तेजना में भिन्नता से बेहतर इसको समझा जा सकता है। तो यह गैरिसन और अन्य जो उसके मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने कहा है। अगला क्वेश्चन है जो रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड के बारे में क्वेश्चन है कि रिवॉर्ड बच्चों को देना किस हद तक सही होता है? इनाम सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह किस शिक्षण दृष्टिकोण का मुख्य गुण है? जो रिवॉर्ड है, जो रिवॉर्ड देना है, इनाम देना है, वह किस शिक्षण दृष्टिकोण का मुख्य गुण है? क्या बिहेवियरिस्टिक है, व्यवहार परक है, क्या संज्ञानात्मक कॉग्निटिव है, या मानववादी ह्यूमनिस्टिक है, या वैज्ञानिक साइंटिस्ट है? तो इनाम देना, रिवॉर्ड देना जो माना जाता है वो व्यवहार परक माना जाता है। ए ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन हो, सही राइट आंसर होगा हमारा। ठीक, अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि बच्चे की मानसिक आयु मेंटल एज 15 वर्ष और क्रोनोलॉजिकल आयु, ठीक है, 12 वर्ष है, तो उसका आईक्यू क्या होगा? तो उसका आईक्यू क्या होगा? तो इसके लिए एक सूत्र होता है, उसकी शॉर्ट ट्रिक है बच्चों वा, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मानसिक आयु कितनी बचाई? 15
वास्तविक आयु 12 गुणा 100। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 125। इसका जो है राइट आंसर होगा। और इसका जो शॉर्ट ट्रिक है मावा से मावा से इसे याद रख सकते हैं। मा मीन्स मानसिक आयु, वा मीन्स वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है किस अवस्था में शब्दों की पुनरावृत्ति, यानी बच्चे की बात कर रहा है, किस अवस्था में शब्दों की पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति मुख्यतः पाई जाती है बच्चों में, यानी दोहराव की प्रवृत्ति, इमिटेशन जिसे बोलते हैं कि दोहराता है बच्चा, कोई कुछ कह रहा है, उसके पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं, उसके आसपास के लोग कैसे कह रहे हैं, तो बच्चा उसको किस अवस्था में दोहराता है, ये क्वेश्चन पूछा है। क्या इन्फेंसी शैशवावस्था है, चाइल्डहुड है, बाल्यावस्था है, एडोलसेंस किशोरावस्था है, या फिर एडल्टहुड वयस्क अवस्था में। तो आपने देखा होगा जो बच्चे शैशवावस्था के, जो छोटे बच्चे होते हैं शैशवावस्था वाले, तो अपने आपके आसपास अपने घरों में भी देखा होगा, वो बच्चे क्या करते हैं, अगर घर में कोई पेरेंट्स किसी बात को बोलते हैं तो उसका रिपीट करते हैं। तो शैशवावस्था जो है इसका राइट आंसर होगा। इसमें जो है पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति पाई जाती है बच्चे में। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की, सोशियो कल्चर। वाइगोत्स्की की बात आ रही है। ठीक है, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या है? स्कैफोल्डिंग मतलब कि सहायता करना, पीछे से पाड़ प्रदान करना। स्कैफोल्डिंग को पाड़ भी कहा जाता है, पाड़ यानी कि सहायता देना, स्कैफोल्डिंग। ठीक, जैसे कि कोई बच्चा है, उसको साइकिल सिखा रहे हैं और जब तक उसका बैलेंस नहीं बन रहा है, उसके पिताजी या माताजी पीछे से जब तक कि वो टपक नहीं रहा है तब तक उसको पीछे से सहायता कर रहे हैं, और एक समय बाद बच्चा जब उसको ठीक से चलाने लगता है फिर उसको छोड़ देते हैं, तो हम उसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग देना, पाड़ प्रदान करना। ठीक, तो वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या है? बहुत कठिन कार्यों की सीमा, सहायता के स्तर को बदलना, अधिक कुशल साथियों का शिक्षक बनना, या बच्चों की ZPD जोन ऑफ प्रैक्सुमल डेवलपमेंट इसको कहते हैं का प्रभावी मूल्यांकन। ठीक, तो इसकी जो सीमा है उसका अर्थ, इसके सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग का जो अर्थ होगा सहायता के स्तर को बदलना। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा सहायता के स्तर को बदलना। अलग अलग तरीके से बच्चे को सहायता प्रदान की जाती है इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि हिंट दे रहा है क्लास में बच्चों को। अध्यापक ने क्वेश्चन पूछा है और वो अध्यापक उसको क्लूज भी दे रहा है, हिंट भी दे रहा है, एक तरीके से पाड़ दे रहा है, उसको हमको सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से संबंधित कारक नहीं है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी टीचिंग लर्निंग। ठीक है, तो ड्यूरिंग टीचिंग की बात कर रहा है। नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ना कौन सा कारक नहीं है पूछा है? पुनरावृत्ति और अभ्यास का प्रावधान, सी है सामग्री की प्रवृत्ति, और डी है पुनर्बुलन यानी रेनफोर्समेंट का प्रावधान। ठीक, तो क्वेश्चन यह है कि कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित कारक नहीं है? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित कारक नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ तो जोड़ना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। ठीक, ये तो सही है। ठीक, ये सही है। पुनरावृत्ति और अभ्यास का प्रावधान ये भी सही है। सामग्री की प्रकृति जो है इसके अंतर्गत नहीं आएगी। पुनर्गलन का जो प्रावधान है ये भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही एक भाग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सीखने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या चीज़ें हैं? लर्निंग, सीखने के लिए क्या चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए? नंबर ए, अच्छा माता पिता और बच्चे का संबंध अच्छा होना चाहिए, उच्च बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, अच्छा विद्यालय पर्यावरण होना चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए। तो सीखने के लिए सबसे पहले जब तक हमारे मन में प्रेरणा नहीं होगी, जब तक हमारे मन में किसी चीज़ को करने की इच्छा नहीं होगी, तो तब तक हम कोई चीज़ सीख नहीं सकते, चाहे हम कुछ भी करवा लें। तो सही आंसर, राइट आंसर जो होगा, सीखने के लिए सबसे अच्छा आवश्यक जो तत्व है वो है सीखने की इच्छा। किसी चीज़ को सीखने की जो इच्छा है उसी के दौरान हम सीख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु में बच्चा किस अवस्था में होता है? पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे ने
अलग अलग वर्गों में स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस में विभाजित किया है और 4 ऑप्शन बताए हैं कि संवेदी गतित अवस्था, दूसरा ऑप्शन बताया है संज्ञानात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन दिया है ठोस संक्रियात्मक अवस्था और चौथा ऑप्शन दिया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो पियाजे के 7 से 11 वर्ष की आयु को कहते हैं ठोस संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कोलबर्ग से पूछा गया है। नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। कोलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास और भाषा विकास। तो कोलबर्ग ने जो दिया था नैतिक विकास से संबंधित सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ था। तो बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD की संकल्पना किसने दी है? ZPD की संकल्पना 4 ऑप्शन आपके सामने है, पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की और ब्रूनर। तो ZPD की जो संकल्पना दी है, ZPD जोन और प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पहाड़ जिसको प्रदान करना बोलते हैं, वो दी है वाइगोत्स्की ने और सोशियो कल्चर अवधारणा भी इन्होंने दी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्रेरणा का आधार क्या है, यानी मोटिवेशन का क्या आधार होता है? प्रेरणा का आधार क्या है? हम क्यों प्रेरित होते हैं किसी काम को करने के लिए? उसका आधार क्या होता है? किसी काम को करने के पीछे हमारा क्या मकसद होता है? केवल दंड या केवल पुरस्कार, या हमको कोई रिवॉर्ड मिलता है तभी हमारे अंदर मोटिवेशन आता है, या आवश्यकता एवं इच्छा, या है चौथा ऑप्शन है पर्यावरण। तो क्या होगा? जब तक हमारे अंदर किसी चीज़ की नीड नहीं होगी, जब तक हमें किसी चीज़ की आवश्यकता, नीड नहीं होगी, बिना नीड के, विदाउट नीड कोई भी मोटिवेशन नहीं हो सकता है। बिना नीड के, बिना आवश्यकता के मोटिवेशन हो ही नहीं सकता। तो आवश्यकता एवं इच्छा जो है प्रेरणा का आधार है। जब तक हमारे अंदर कोई नीड नहीं है तब तक हम कोई काम को कर भी नहीं सकते, ना मोटिवेट हो सकते। अगला क्वेश्चन डिसेबिलिटी से संबंधित है, अक्षमता से संबंधित। हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। यदि बच्चे की सीखने की अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी, संवेदी मोटर प्रणाली सिस्टम से संबंधित है, संवेदी मोटर प्रणाली से संबंधित है, तो किस कार्यक्रम का उपयोग किया जाना चाहिए? ठीक, विम्टर का साइको एजुकेशन प्रोग्राम, द प्रोग्राम सेंटर ऑफ डायग्नोस रिकॉर्ड में, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन जो है, इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से एक ऑप्शन में जो है थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गई है, इसलिए इस ऑप्शन को, इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ। अगली बार मैं इसे पिन करूँगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत आ गया है। अगला क्वेश्चन है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट का क्षेत्र कौन कौन सा है? शारीरिक विकास के अंतर्गत यानी किस क्षेत्र में शारीरिक विकास होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तंत्र, नर्वस सिस्टम, मांसपेशियों का विकास, मसल्स की ग्रोथ होती है, या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ इसमें विकसित होती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो विकास क्या है? एक होल, पूरी तरीके का विकास जो है एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और विकास एक विस्तृत प्रक्रिया है, एक ब्रॉड प्रोसेस है। इसलिए हम कह सकते हैं इसमें नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र का भी विकास होता है, मांसपेशियों का विकास होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास होता है, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है बच्चों में स्वकेंद्रितता, यानी बच्चे ईगोसेंट्रिक जो होते हैं, किस अवस्था की विशेषता है कि उनको लगता है कि धरती के मुख्य पात्र जो हैं हम ही हैं, पूरी धरती का, पूरे लोगों का, सारे लोगों का आकर्षण मेरी ही तरफ है। ऐसा किस एज में होता है? शैशव अवस्था में होता है, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, या फिर किशोर अवस्था में होता है, या फिर ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी होता है? तो ऐसा कब होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ऐसा होता है जब बच्चे को लगता है कि सारे लोगों की जो है नज़र मुझ पे है और वो स्वकेंद्रित होते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सीखना एक स्थायी परिवर्तन है जो अनुभव और परिणाम के स्वरूप आता है, यह परिभाषा किसकी है? पहला ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, फिर ऑप्शन है स्किनर, फिर है पियाजे, फिर है वॉटसन। तो वॉटसन कहते हैं इसकी क्रो एंड क्रो कहते हैं सीखना जो है एक स्थायी परिवर्तन है जो अनुभव के परिणाम स्वरूप आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सीखने का नियम
प्रभाव का नियम किसने दिया था भाई? प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया था? 4 ऑप्शन है, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव और वाटसन। तो सीखने का प्रभाव का नियम जो दिया था वो दिया था थॉर्नडाइक ने। प्रभाव का जो नियम दिया था वो दिया था थॉर्नडाइक ने। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, जो 3 तरीके के नियम इसमें दिए थे। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है? अधिगम एक किस प्रकार की प्रक्रिया है, यानी सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो अधिगम एक स्थायी प्रक्रिया है, अस्थायी प्रक्रिया है, सतत और आजीवन है, या फिर जैविक है? तो अधिगम मैं बताना चाहूँगा सतत एवं आजीवन है, कंटिन्यूस चलती रहती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अधिगम है कोई ना कोई व्यक्ति जो है अपने लाइफ के दौरान पूरे उम्र भर कुछ ना कुछ सीखते रहता है, चाहे वो किसी भी स्टेज में हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि से सीखना किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है? अंतर्दृष्टि से सीखना किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है? 4 ऑप्शन है, पावलोव, कोहलर, स्किनर और बेंडूरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था कोहलर ने। अंतर्दृष्टि से सीखना जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो किया था कोहलर ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बालक में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है? क्या कारण है कि बच्चे अलग अलग बच्चों में अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं? क्योंकि बच्चे जो हैं हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, उसके अंदर अलग अलग गुण होते हैं, उसको बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। पहला ऑप्शन है पारिवारिक पृष्ठभूमि। क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं? दूसरा है वंशानुक्रम एवं पर्यावरण। तीसरा है शिक्षक की विधि के कारण। चौथा है विद्यालय की परिस्थिति के कारण। तो व्यक्तिगत भिन्नता, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कोई बच्चा स्लो लर्नर होता है, कोई बच्चा फास्ट लर्नर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण के कारण बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आती हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुकरण द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किसने किया था? अनुकरण का मतलब होता है एक दूसरे का मतलब अनुकरण करना, उसका मतलब नकल करना। ठीक, किसने दिया? पावलोव ने दिया, बेंडूरा ने दिया, स्किनर ने दिया, पियाजे ने दिया। तो अनुकरण का जो सिद्धांत दिया है वो दिया है बेंडूरा ने। अनुकरण का सिद्धांत दिया है बेंडूरा ने। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, खेल आधारित अधिगम प्लेवे मेथड्स, जो आजकल प्लेवे स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, का समर्थन किसने किया? फोब्रेल ने, मॉन्टेसरी ने, पियाजे ने और थॉर्नडाइक ने। तो फोब्रेल ने खेल अधिकार जो आधारित जो अधिगम है, खेल खेल में जो शिक्षा दी जा रही है, इसका जो समर्थन किया था। ठीक, फोब्रेल ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बच्चों के रचनात्मक प्रश्न पूछना किसका संकेत है? अब अगर आप क्लास में शिक्षक हैं और बच्चे आपसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो किस तरह के संकेत करता है कि वो बच्चा कैसा होगा? ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि शिक्षकों द्वारा इस तरीके के क्वेश्चन पूछने पे बच्चे को चुप करा दिया जाता है, तो ये नहीं करना है। ठीक है, तो क्या है, किस तरीके का संकेत है? स्मृति का, अनुशासनहीनता का, क्या बच्चा बार बार प्रश्न पूछ रहा है इसलिए अनुशासनहीन है, या जिज्ञासा एवं सृजनशीलता का, या असावधानी का? तो सीधी सी बात है, जब बच्चे में क्यूरियोसिटी है, जब उसके अंदर जिज्ञासा है, तो बच्चा क्या करेगा? क्वेश्चन पूछेगा। तो जिज्ञासा जब होगी, बच्चा क्या करेगा? क्वेश्चन पूछेगा। तो बच्चे का बार बार रचनात्मक क्वेश्चन क्लास में पूछना, इसका मतलब वो जिज्ञासा से भरा हुआ है, बच्चा उसकी जानकारी चाहता है। ठीक, और शिक्षकों का उत्तरदायित्व है कि बच्चे को चुप ना करवा के उसको जिज्ञासा को शांत करवाएं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन में आपके सामने है कि बालक की अधिकतम अधिगम क्षमता किस अवस्था में होती है? बालक किस अवस्था में सबसे ज़्यादा सीखता है? क्या शैशवावस्था में सीखता है, क्या किशोरावस्था में सीखता है, क्या प्रौढ़ावस्था में सीखता है, क्या बाल्यावस्था में सीखता है? तो बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है बाल्यावस्था में। ये स्कूल एज हो जाती है, इसकी गैंग एज हो जाती है बाल्यावस्था में, क्योंकि स्कूल एज होती है, बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है पहली बार, उसके नए दोस्त बनते हैं, मित्र मंडली बनती है, घर परिवार से अलग जाता है, तो कुछ नई नई चीज़ें सीखता है। ठीक, तो बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा अधिगम होता है भाई। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी बच्चे समान गति से सीखते हैं, यह कथन किसका है? सभी बच्चे समान गति से सीखते हैं, एक समान रेट से सीखते हैं, यह कथन किसने? यह कथन है सही है, गलत है, आंशिक रूप से सही है, या परिस्थितियों पर निर्भर करता है? बिल्कुल गलत है। मैंने पहले ही कहा था, सारे बच्चे स्लो लर्नर एक साथ फास्ट लर्नर नहीं होते, कुछ बच्चे स्लो लर्नर भी होते हैं, कुछ बच्चे फास्ट लर्नर भी होते हैं, और सभी को एक साथ में लेके क्लास में चलना होता है। यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चे सब एक जैसे नहीं होते हैं। कोई 2 दिन बाद सीखता है, कोई उसी टाइम सीख लाता है, सबकी अपनी अपनी मेमोरी है। ठीक।